BJP's Prime Ministerial candidate Narendra Modi is addressing his second rally in the Northeast, this one in Guwahati. Let's cross live. और मन भी छोटा है सारे, उनकी सोच भी छोटी है, उनके सपने भी बहुत छोटे हैं, उनकी दृष्टि भी बहुत पास की है, दूर की नहीं। और इसी का नतीजा है कि जिन्हें आजादी के बाद कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद नहीं आई, उनको गोपीनाथ जी की याद कहां से आएगी, कहां से? भाइयों बहनों, जब कांग्रेस के लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि मोदी जी आप तो आरएसएस वाले हो, भाजपा वाले हो, और आप सरदार पटेल का इतना बड़ा स्टैच्यू बनाने जा रहे हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने जा रहे हो। मेहरबान, आपके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल दल के नेता होंगे, हमारे लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के नेता है, दल के नहीं, देश के। आपके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राजनेता होंगे, हमारे लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्र नेता है, राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की विरासत है। कांग्रेस के नेता हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाए। सरदार वल्लभ भाई को, जिन्होंने देश को एक किया, उस महापुरुष के महान काम को कांग्रेस के नेता कभी भी समझने को तैयार नहीं है। और आज जब गुजरात के लोगों ने बेड़ा उठाया है, देश के लोगों से सहयोग मिल रहा है, तो उन्हें न चाहते हुए भी सरदार साहब का नाम बोलना पड़ रहा है। और यही हमारी सफलता है कि 60 साल तक जिस महापुरुष को आपने भुला दिया था, हमने आपको मजबूर किया है, दिन रात उसके नाम के गीत गाने के लिए मजबूर कर दिया। भाई बहनों, आज जब मैं असम की धरती पर आया हूं, तो मैं असम की विरासत की रक्षा के लिए जिन्होंने बलिदान दिए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद मेरा मंच पर आना हुआ। मैं उन शहीद वीरों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उसके बाद भी आसाम गरीब क्यों है? एक समृद्ध प्रदेश के लोग इतने गरीब क्यों हैं? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? कौन जिम्मेवार है? आपको पता है ना, तो फिर जेलते क्यों हो? इसका इंतजार था।
कीजिए भाइयों बहनों, 100 दिन का सवाल है, 100 दिन का इनकी विदाई निश्चित है। देश की जनता ने उनको विदाई देने का फैसला किया। अब कांग्रेस पार्टी बच नहीं सकती। विपुलता के बीच भी भाइयों बहनों, ये गरीबी अखरती है, पीड़ा देती है। भाइयों बहनों, ये ऐसा प्रदेश है जहां टीवी है, टिम्बर भी है, और मेरा तो चाय से जरा विशेष नाता है। ये आपके हाथ से आई हुई चाय की पत्ती को बचपन में उबाल उबाल करके हम लोगों में ऊर्जा भरते थे। भाइयों बहनों, मेरे आसाम की चाय हिंदुस्तान के कोटि कोटि लोगों की सुबह ऊर्जावान बना देती है, लेकिन वही मेरा आसाम और ऊर्जा के लिए परेशान महसूस हो रहा है। भाइयों बहनों, ये आसाम बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं। मैं कहा हूं, इतने प्यारे लोग हैं, इतने शांतिप्रिय हैं। जब बिहू मनाते तो ऐसी मस्ती से मनाते हैं। उसी आसाम को लहू लहान किसने कर दिया? इसको खून के सिर किसने लथपथ कर दिया? आए दिन नौजवानों की जिंदगी जा रही है, जिम्मेवार कौन है? आइए, हमने कितने नौजवान खो दिए। ये भटके हुए हमारे नौजवान, इसी मिट्टी के संतान, क्या निर्दोषों को हम मरने देंगे? क्या खून का खेल चलने देंगे? इसी बात के लिए भाइयों बहनों, हम सब ने मिलकर के शांति, एकता, भाईचारा के साथ विकास की यात्रा का रास्ता चुनना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आसाम में कांग्रेस की सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, और आपने तो देश को प्रधानमंत्री दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री यहां से चुन करके जाते हैं। 23 साल से आप उनको भेज रहे हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताएं, आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, क्या मिला आपको? मुझे बताइए, क्या मिला? क्या मिला मुझे बताइए भैया, क्या मिला मुझे बताइए भैया? प्रधानमंत्री जी, अगर यहां से हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता विधानसभा में 23 साल बैठा होता है, तो आसाम की सकल सूरत बदल देता। आप तो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हो, और इसलिए मेरे आसाम के भाइयों बहनों, 23 साल से आपके प्रतिनिधि हो, संसद में बैठते हो, प्रधानमंत्री पद को शोभायमान कर रहे हो, उसके बाद भी उनके अपने प्रदेश आसाम की ये दुर्दशा होगी, तो पूरे हिंदुस्तान के तो कितना बुरा हाल होगा। जरा समीकरण दिखाइए। अगर जो आपके होकर के आपका नहीं कर पाए, तो देश के लिए वो किसका कर सकते हैं?
प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना और लोकतंत्र में हिंदुस्तान के नागरिकों का हक बनता है आपसे जवाब मांगना। असम की जनता का विशेष हक बनता है आपसे जवाब मांगना। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आपके हो, मुख्यमंत्री आपके हो, लगातार एक ही पार्टी की सरकार, एक ही नेता की सरकार चली हो, उसके बावजूद भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं, सिक्किम समेत इन नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में सबसे बुरा हाल अगर किसी राज्य का है, उन 8 में सबसे बुरा हाल किसी का है तो आसाम प्रांत का। नागालैंड से भी आसाम की हालत खराब है। भाइयों बहनों, सिक्किम ने टूरिज्म के विषय में इतना काम किया, आसाम में नहीं हो सकता। क्या हिंदुस्तान के लोगों को आसाम देखने का मन नहीं कर सकता है? क्या दुनिया के लोगों को आसाम देखने के आने की इच्छा नहीं हो सकती है? लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस सरकार, उसको सत्ता में भी रुचि है। भाइयों बहनों, आसाम में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ये गरीबी का नजारा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक ही दल के, एक ही राज्य के होने के बावजूद भी सर्वाधिक गरीबों की संख्या आसाम प्रदेश में है। भाइयों बहनों, आज सारे हिंदुस्तान के नौजवानों में विकास की भूख जगी है, विकास की तड़पन पैदा हुई है, लेकिन उस विकास की यात्रा में आसाम कभी नजर नहीं आता। भाई बहनों, औद्योगिक विकास दर आपको जानकर के हैरानी होगी। आसाम का औद्योगिक विकास दर आधे % तक पहुंचा है, मुश्किल से आधा %। इससे बड़ा बुरा हाल क्या हो सकता है? जहां पर इतनी प्राकृतिक संपदा हो, जहां विकास की पूरी संभावना हो, जहां नौजवान बुद्धिमान हो, पसीना बहाने के लिए तैयार हो, लेकिन उसके बावजूद भी औद्योगिक विकास के नाम पर यहां की हालत पूरे देश में सर्वाधिक बुरी है। भाई बहनों, असम की बेरोजगारी का हाल क्या है? 1000 नौजवानों में करीब 750 नौजवान बेरोजगार है। कहां जाएगा? क्या मेरे नौजवान, आप बेरोजगार जिंदगी गुजारना चाहते हो? आपको रोजगार चाहिए? अगर इनके रहते हुए 1000 में 700 बेकार हैं, तो आगे जाकर के क्या होगा, इसका आप जरा हिसाब लगा दीजिए। भाइयों बहनों, जहां भी जाते हैं कि नेता परेशान महसूस हो रहा है। भाइयों बहनों, देखोगे आप कुछ भी पूछोगे, नरेगा दिखाते हैं। भाइयों बहनों, आपको किसी को नरेगा में रोजगार मिला है? किसी को मिला है? जरा जोर से वो मिला है? ये नरेगा इससे गरीबों को रोजगार मिलता है दावा करते हैं, आपको मिला है? मुझे खुश करने के लिए मत बोलो, सच्चा बोलो। नहीं मिला है कि मिला है? मिला है? आपको मिला है? आपको रोजगार मिला है? आपको मिला है? फिर भी ये गीत गा रहे हैं।
भाइयों बहनों, मेरी जानकारी है असम के अंदर 12 लाख लोगों ने नरेगा के अंदर काम मांगा था, 12 लाख लोगों ने। और ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार कहती है हम सबको देने के लिए बंधे हुए हैं। 12 लाख में से आसाम को कितनों को मिला? 10,000 लोगों को मिला। 10,000 नरेगा में काम करने के लिए तैयार है, रोजी कमाने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन जिस नरेगा के गीत गा रहे हो उसने आसाम में 12 लाख में से सिर्फ 10,018 लोगों को रोजगार दिया। क्या ये गरीबों का मजाक है कि नहीं भाई? ये गरीबों की बेइज्जती है कि नहीं है? भाइयों बहनों, इतना झूठ फैला रहे हैं लोग, उन्होंने यहां का हाल ये करा है। यहां की कानून व्यवस्था स्थिति क्या है भाई? मुझे बताइए, कोई कानून व्यवस्था का नामो निशान है असम में? आए दिन अपहरण होते हैं, डकैती होती है, हत्याएं होती हैं, धमकियां दी जा रही हैं, बम धमाके हो रहे हैं। इनको कोई परवाह नहीं, इनको कोई चिंता नहीं है। पुलिस के जवान मारे जा रहे हैं, सीआरपीएफ के लोग मारे जा रहे हैं, बीएसएफ के लोग मारे जा रहे हैं। अगर यहां के सुरक्षा बल सलामत नहीं है, कैसे हो सकता? नाम तरुण होने से सोच तरुण नहीं बन जाती। अगर बदलाव लाना है तो सोच भी तरुण होनी चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, कभी कभी मैं सोचता हूं हमारे देश का ये हाल क्यों? आप देखिए, भारत मां का मानचित्र कभी सामने देखें, भारत का नक्शा, तो पश्चिम की तरफ बदलाव नजर आता है, विकास नजर आता है। मुंबई हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, केरल हो, कुछ न कुछ बदलाव नजर आता है। ये हमारा भारत का जो नक्शा है, उसके मध्य में अगर हम लाइन बना दें तो पूरब की तरफ गरीबी ही गरीबी है। साथियों, ये असंतुलन क्यों? ये इंक्लूसिव की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी पश्चिम की तरफ तो थोड़ा बहुत दिखता है, पूरा मुसीबतों को क्यों झेलेगा? जबकि पूरब में उत्तम से उत्तम मानव संसाधन है, सर्वाधिक प्राकृतिक संपदाएं हैं, उसके बावजूद भी सही नेतृत्व न होने के कारण, सही नीतियां न होने के कारण और नीयत साफ नहीं होने के कारण ये आज हालत पैदा हुआ है। इस हालत को बदलना। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम जिस प्रकार से हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर का विकास हुआ है, जल्द से जल्द हिंदुस्तान का जो पूर्वी इलाका है, नॉर्थ ईस्ट हो, बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका हो, उड़ीसा हो, आंध्र हो, ये सारे क्षेत्र, इनका विकास की हमारी प्राथमिकता है, ताकि हिंदुस्तान में सभी राज्यों का विशेष ध्यान देने का हम लोगों का सोच है। भाई बहनों, और ये सोच हमारी आज की नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब एनडीए सरकार का नेतृत्व करते थे, तब से हमने इन बातों पर ख्याल रखा है।
ये वाजपेयी जी थे जिन्होंने पहली बार नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्ट्री की व्यवस्था की, अलग डिपार्टमेंट खोला था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री स्वयं आकर के पूरा काफला लेकर आए थे, सारे अधिकारियों को लेकर के आए थे। 2 दिन यहां पर रह करके सारे फैसले उन्होंने यहीं पर कर दिए थे नॉर्थ ईस्ट में आकर के, क्योंकि वो विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना चाह रहा था। 40,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, क्योंकि भारत की रक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है, भारत के गौरव के लिए भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसलिए उन्होंने विशेष ध्यान दिया था भाइयों बहनों। लेकिन भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, अटल जी ने यहां तक निर्णय किया था कि सभी डिपार्टमेंट सरकार के वो अपने बजट के 10% नॉर्थ ईस्ट के लिए खर्चा करेंगे। यहां तक का निर्णय करके नॉर्थ ईस्ट के जीवन को बदलने की कोशिश। और भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 2004 में फिर एक बार अगर अटल जी की सरकार बन गई होती तो आज आपका नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान में सिरमौर हो जाता। ये मैं आपको विश्वास दिलाना है। भाइयों बहनों, अब 7 के 8 राज्य बन गए। पहले 7 सिस्टर्स के रूप में जाना जाता, अब सिक्किम जोड़ दिया। भाइयों बहनों, पहले जब 7 सिस्टर्स कहते थे, जब मैं आज राज्यों की बात कर रहा हूं, मेरी दृष्टि में, मेरी नजर में ये अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी। ये 8 राज्य, ये अष्टलक्ष्मी है। और भाइयों बहनों, लक्ष्मी जी कहां विराजते हैं? लक्ष्मी जी कमल पे विराजते हैं। लक्ष्मी जी का आसन कमल है। एक बार आप कमल पर आशीर्वाद बरसाइए, लक्ष्मी जी अष्टलक्ष्मी पर आरूढ़ हो जाएंगे, 8 राज्यों के विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर लेंगे भाइयों बहनों। और उस काम को लेकर के हम आगे चलना चाहते हैं भाइयों। हमारे पास हिंदुस्तान में चारों तरफ नदियां हैं, अकेला आसाम भाग्यशाली है, उसके पास नद है, नद। ब्रह्मपुत्रा को नदी नहीं कहते, नद कहते। लेकिन भाइयों बहनों, गुवाहाटी को पीने का पानी मिलता है क्या? तुम ऐसा कर रहे हो, ये काम मुझे समझ नहीं आता। इतना पानी है, लेकिन पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरे गुजरात में नदियां नहीं है, ब्रह्मपुत्रा जैसे नदी तो हम समझ भी नहीं सकते। एक बेचारी नर्मदा मैया हमारी है। और गुजरात में कच्छ और पाकिस्तान की सीमा तक हमारे पास पीने का पानी नहीं था। पीने का पानी पहुंचाने हमने बीड़ा उठाया। जहां हमारे यहां हजारों गांवों में टैंकर से पानी जाता था, आज से 8 साल पहले हमने हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली और नर्मदा का पीने का शुद्ध पानी पाकिस्तान की सीमा तक, जहां हमारा सैनिक तैनात है, वहां तक पहुंचा दिया। पीने का शुद्ध पानी गांवों को पहुंचा दिया। और पाइप की साइज की कल्पना कर सकते हो? पाइप की साइज क्या है भाइयों बहनों? वो पाइप की साइज ऐसी है कि श्रीमान तरुण गोगाई परिवार के साथ मारुति कार में बैठ करके पाइप के अंदर कार चला सकते हैं।
पाइपलाइन दी और हमने पानी पहुंचाया है। और ये सरकार देखिए, पानी बहता रहा है, पीने के लिए तरसता रहा है। ये गुड गवर्नेंस का तकाजा है। कौन कहता है रास्ते नहीं निकल सकते हैं? मुसीबतें आती हैं, लेकिन मुसीबतों के रास्ते भी खोजे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए नेता चाहिए, नीति चाहिए और सबसे बड़ी बात नीयत चाहिए। अटल जी ने एक सपना संजोया, नदियों को जोड़ने का, और देश के प्रबुद्ध लोग इस मिशन में जुड़े थे। काफी योजना आगे बढ़ी थी और नदियों को जोड़ने से लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिलना है, खेत में पानी पहुंचना है, बाढ़ से भी बचना है, सूखे से भी बचना है। ऐसा उत्तम काम होगा तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआई कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह जी की सरकार को डंडा मारा और कहा ये काम जल्दी करो, कमेटी बनाओ, क्या हो रहा है बताओ। भाइयों बहनों, उन्होंने कमेटी बनाने में 15 महीने लगा। इनकी गति देखो, इनकी गति। अगर गति ऐसी है तो मति कैसी होगी? और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब मैं नौजवानों के बीच आया हूं तब हिंदुस्तान भाग्यवान है। 65% जनसंख्या 35 साल से कम आयु की है। जिस देश के पास 65% जनसंख्या ऐसी नौजवान हो, यौवन से भरी हुई हिंदुस्तान की धरती हो, अगर उस नौजवानों के हाथ में हम हुनर नहीं देंगे, अगर हम नौजवानों को काम का अवसर नहीं देंगे, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिफिकल्टी में बदल सकता है। समय रहते हमने हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर देने पड़ेंगे। स्किल डेवलपमेंट का मिशन चलाना पड़ेगा। रोजी रोटी कमाने के लिए नौजवानों को भटकना पड़े, स्थिति से हमें बाहर आना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के नौजवान जो दम है, उसको मौका दिया तो स्थितियों को पलट सकता है। रोजगार को प्राथमिकता दिए बिना हम हिंदुस्तान के भविष्य को सुनिश्चित नहीं कर सकते थे। और इसलिए जब मैं आज आपके पास आया हूं तब मैं कल आईटी प्रोफेशनल लोगों के साथ एक सेमिनार में था। तब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई सारी दुनिया के लोग आईसीटी के माध्यम से आउटसोर्स कर रहा है। अमेरिका काम आउटसोर्सिंग से बेंगलोर में हो रहा है, दुनिया के कई देशों का हो रहा है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से उनके लिए सुविधाजनक होता है और हमारे लड़कों में टैलेंट होती है। पहले काम बेंगलोर में ज्यादा होता था, बेंगलोर भर गया तो हैदराबाद गया, हैदराबाद भर गया तो चेन्नई गया, पुणे गया। क्या ये काम आसाम में नहीं हो सकता है? ये काम नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकता है? क्या ये काम छोटे शहरों में नहीं हो सकता है? अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दें, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की सुविधा दें, सैटेलाइट सिस्टम से अगर उनको कनेक्टिविटी की सुविधा करें, तो असम के गांवों में भी हमारे बच्चे आईटी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से काम करके घंटे 2 घंटों में बैंगलोर के ऑफिस को पहुंचा सकते हैं, वहां से अमेरिका जा सकते हैं, वो घर बैठे कमाई कर सकता है। लेकिन नहीं करेगा। अगर मैं ये कहता हूं तो कहते हैं मोदी जी बात तो सही है, लेकिन बिजली कहां है? कहां है तो बिजली लाओ।
ऐसी निराशा, इससे कभी देश प्रगति नहीं कर सकता। तकलीफें होगी, मुसीबतें होगी, कठिनाइयां भी होगी, लेकिन इरादा तो चाहिए। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी वादे लेकर के पिछले 60 साल से हमको गुमराह कर रही है। अब वादे पर मत जाइए, इरादे लेकर के मैं आया हूं आपके पास, वादों पर मत। भाइयों बहनों, आपने 60 साल तक कांग्रेस को झेला है ना? 60 साल तक कांग्रेस को झेला है ना? कुछ मिला है? भैया इतनी कठिनाइयां झेल रहे हो, एक 60 महीने मुझे दे दो ना। एक 60 महीने देकर के देखो दोस्तों। मैं नहीं गिराना कहता है कि हम आपके आशा आकांक्षाओं में खड़े उतरेंगे और हम स्थितियां बदल करके दिखा देंगे।